इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बड़े से स्ट्रक्चर में पार्ट 3 की एक खास जगह है, क्योंकि इसमें हर नागरिक के फंडामेंटल राइट्स हैं। ये सिर्फ सजेशंस नहीं हैं, बल्कि आज़ादी, बराबरी और न्याय के पक्के वादे हैं। पर एक वादा उतना ही मजबूत होता है जितनी उसे बचाने वाली चीज़। यहीं पर आर्टिकल 13 आता है, एक विजिलेंट गार्डियन की तरह। आसान शब्दों में आर्टिकल 13 ये कहता है कि कोई भी कानून जो फंडामेंटल राइट्स से मेल नहीं खाता या उन्हें छीनता है, वो वॉइड यानी लीगल तौर पर इनवैलिड माना जाएगा। ये वो कॉन्स्टिट्यूशनल टूल है जो इन राइट्स को लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव एक्शन से ऊपर रखता है, जिससे ये सभी इंडियंस के लिए लागू और मीनिंगफुल बन सकें। इस नियम की इम्पोर्टेंस को कम नहीं समझा जा सकता। सोचिए, एक ऐसी सिचुएशन जहां सरकार अपनी मर्जी से कोई भी कानून पास कर सकती है, भले ही वो कुछ लोगों के साथ अनफेयर हो या उनकी आवाज दबा दे। आर्टिकल 13 के बिना हमारे फंडामेंटल राइट्स रेत पर बने एक खूबसूरत घर की तरह होते, जो पॉलिटिकल पावर की लहरों से बह जाते। ये आर्टिकल एक मजबूत फाउंडेशन देता है, लीगल सर्टेनिटी की एक बेडरॉक। ये देश के कानून बनाने वालों को एक साफ मैसेज देता है कि आपके पास देश चलाने के लिए कानून बनाने की पावर है, पर आप लोगों के राइट्स के चारों ओर खींची गई सेक्रेड बाउंड्री को पार नहीं कर सकते। लेजिस्लेटिव पावर पर यह लिमिटेशन ही एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी का एसेंस है। आर्टिकल 13 बहुत बड़े स्कोप में काम करता है, जिसमें सभी तरह के कानून शामिल हैं। इसमें सिर्फ पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर्स द्वारा पास किए गए एक्ट्स ही नहीं, बल्कि ऑर्डिनेंसेस, ऑर्डर्स, बायलॉज, रूल्स, रेगुलेशंस और यहाँ तक कि वो कस्टम्स भी शामिल हैं, जिनकी कानून जैसी पावर है। ये कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन ये इंश्योर करती है कि फंडामेंटल फ्रीडम्स को अंडरमाइन करने के लिए कोई लूपहोल इस्तेमाल न हो सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई विलेज काउंसिल एक कस्टम लागू करती है जो विमेन के खिलाफ भेदभाव करता है, तो उस कस्टम को आर्टिकल 13 के तहत चैलेंज किया जा सकता है और स्ट्रक डाउन किया जा सकता है, क्योंकि ये राइट टू इक्वालिटी का उल्लंघन करता है। ये एक फिल्टर की तरह काम करता है। हर लीगल इंस्ट्रूमेंट, पुराना या नया, को जांचता है कि क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे जस्टिस और लिबर्टी के प्रिंसिपल्स से मेल खाता है। ये प्रोटेक्टिव फंक्शन समय के साथ भी फैली हुई है। उन कानूनों पर भी असर डालती है जो कॉन्स्टिट्यूशन के 26 जनवरी 1950 को लागू होने से पहले और बाद में बने थे। उन कानूनों के लिए जो इस डेट से पहले मौजूद थे, जिन्हें प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज कहा जाता है। आर्टिकल 13 क्लॉज 1 कहता है कि वे सिर्फ उस हद तक वॉइड हैं जहां तक वे फंडामेंटल राइट्स से टकराते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के अडॉप्शन के बाद बने कानूनों के लिए, जिन्हें पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज कहा जाता है, आर्टिकल 13 क्लॉज 2 और भी स्ट्रिक्ट है। ये स्टेट को कोई भी ऐसा कानून बनाने से रोकता है जो इन राइट्स को अब्रिज करता है या छीनता है। इस क्लॉज के उल्लंघन में बना कोई भी ऐसा कानून अपनी शुरुआत से ही वॉइड होता है। ये फॉरवर्ड लुकिंग और बैकवर्ड लुकिंग नेचर आर्टिकल 13 को हमारे प्यारे राइट्स के लिए एक कंप्लीट और रोबस्ट शील्ड बनाता है। आर्टिकल 13 4 अलग अलग क्लॉजेस में बना है। हर एक का हमारे राइट्स को बचाने में एक खास रोल है। पहला क्लॉज, आर्टिकल 13 क्लॉज 1 उन कानूनों से डील करता है जो कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने से पहले इंडिया में पहले से मौजूद थे। ये कहता है कि ऐसे सभी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज लागू रहेंगे, लेकिन सिर्फ उस हद तक जहां तक वे पार्ट 3 के प्रोविजंस से मेल नहीं खाते हों। अगर किसी पुराने कानून का कोई हिस्सा, फॉर एग्जाम्पल कॉलोनियल इरा स्टैट्यूट, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच का उल्लंघन करता है, तो वो खास हिस्सा इनऑपरेटिव और अनइन्फोर्सेबल हो जाता है। ये पूरे कानून को मिटाता नहीं है, बल्कि प्रॉब्लमैटिक पोर्शन को इक्लिप्स कर देता है, उसे डोरमेंट कर देता है, जब तक वो हमारी फंडामेंटल फ्रीडम्स से टकराता है। दूसरा क्लॉज, आर्टिकल 13 क्लॉज 2 मॉडर्न इंडियन स्टेट को एक सीधा कमांड है, जिसमें गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर्स और सभी लोकल या अदर अथॉरिटीज शामिल हैं। ये स्टेट को साफ तौर पर कोई भी नया कानून बनाने से रोकता है जो पार्ट 3 द्वारा दिए गए राइट्स को छीनता है या एब्रिज करता है। अगर लेजिस्लेचर कोई ऐसा कानून पास करे जो फॉर इंस्टेंस बिना कारण के प्रोइजवो गिरफ्तारी की इजाजत देता हो, तो वो कानून शुरुआत से ही वॉइड घोषित कर दिया जाएगा। ये क्लॉज स्टेट की लेजिस्लेटिव पावर पर एक पावरफुल चेक है। ये इंश्योर करता है कि कानून बनाने की प्रोसेस इंडिविजुअल लिबर्टी और डिग्निटी की कीमत पर न हो। ये पोटेंशियल लेजिस्लेटिव ओवररीच के खिलाफ एक परमानेंट बैरियर की तरह काम करता है। आर्टिकल 13
क्लॉज 3 इस आर्टिकल के कॉन्टेक्स्ट में लॉ और लॉज इन फोर्स शब्द का मतलब समझाने के लिए एक जरूरी पर्पस पूरा करता है। ये डेफिनेशन जानबूझकर बहुत ब्रॉड रखी गई है ताकि कोई एम्बिग्विटी न रहे। इसमें कोई भी ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बाय लॉ, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम या यूसेज शामिल है जिसकी इंडिया के टेरिटरी में कानून जैसी पावर है। कानून को इतनी कॉम्प्रिहेंसिवली डिफाइन करके कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों ने ये इंश्योर किया कि कोई भी अथॉरिटी, बड़ी या छोटी, आर्टिकल 13 की स्क्रूटनी से बच न सके। एक गवर्नमेंट नोटिफिकेशन या एक म्युनिसिपल बाय लॉ फंडामेंटल राइट्स के टेस्ट के लिए उतना ही अकाउंटेबल है जितना पार्लियामेंट द्वारा पास किया गया एक बड़ा एक्ट। ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स के एप्लीकेशन में यूनिफॉर्मिटी इंश्योर करता है। फाइनली आर्टिकल 13 क्लॉज 4 बाद में 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए 1971 में जोड़ा गया था। ये क्लॉज कहता है कि आर्टिकल 13 में कुछ भी आर्टिकल 368 के तहत किए गए कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी अमेंडमेंट पर लागू नहीं होगा। ये उन जुडिशियल डिसीजंस का जवाब था जिन्होंने पहले ये माना था कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी आर्टिकल 13 के तहत एक लॉ था और अगर वो फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करता तो उसे स्ट्रक डाउन किया जा सकता था। जबकि इस क्लॉज ने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को जुडिशियल रिव्यू की पहुंच से बाहर रखने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट ने बाद में केशवानंदा भारती केस में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन स्थापित किया, जिसमें यह माना गया कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल एसेंस या बेसिक फीचर्स को नष्ट नहीं कर सकता, जिसमें फंडामेंटल राइट्स शामिल हैं। आर्टिकल 13 द्वारा दी गई पावर हमारी डेमोक्रेसी की सबसे जरूरी विशेषताओं में से एक को जन्म देती है, जुडिशियल रिव्यू की पावर। ये हायर कोर्ट्स, खासकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स का अधिकार है कि वे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स दोनों के लेजिस्लेटिव इनेक्टमेंट्स और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी की जांच करें। अगर कोई कानून कॉन्स्टिट्यूशन, खासकर फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करता पाया जाता है तो कोर्ट के पास उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इनवैलिड घोषित करने की पावर है। ये पावर एक सिंगल लाइन में साफ तौर पर नहीं लिखी गई है, बल्कि आर्टिकल 13 से इम्प्लिसिटली और पावरफुली निकली है, जो जुडिशियरी को कॉन्स्टिट्यूशन को देश के सुप्रीम लॉ के रूप में बनाए रखने का कर्तव्य सौंपता है। ये कॉन्सेप्ट जरूरी है क्योंकि ये चेक्स एंड बैलेंसेस का एक सिस्टम बनाता है। एक डेमोक्रेसी में मेजॉरिटी की इच्छा, जिसे लेजिस्लेचर रिप्रेजेंट करता है, जरूरी है, लेकिन ये एब्सोल्यूट नहीं है। इंडिविजुअल्स और मिनॉरिटीज के राइट्स को भी प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। जुडिशियल रिव्यू ये इंश्योर करता है कि लेजिस्लेटिव पावर कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा तय की गई लिमिट्स के अंदर ही इस्तेमाल की जाए। ये अक्सर टिरनी ऑफ द मेजॉरिटी कही जाने वाली चीज को रोकता है, जहां एक बड़ी मैंडेट वाली गवर्नमेंट ऐसे कानून पास करने की टेम्पटेशन में आ सकती है जो पॉपुलर तो हो पर अनजस्ट या डिस्क्रिमिनेटरी हो। जुडिशियरी एक न्यूट्रल आर्बिटर की तरह काम करती है। ये इंश्योर करती है कि कॉन्स्टिट्यूशनल गेम के रूल्स सभी प्लेयर्स द्वारा फॉलो किए जाएं, जिनमें सबसे पावरफुल भी शामिल हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्ट्री लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट जजमेंट से सजा हुआ है, जिन्होंने आर्टिकल 13 के तहत जुडिशियल रिव्यू की पावर का इस्तेमाल करके हमारी डेमोक्रेसी को मजबूत किया है। 1967 के गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट नहीं कर सकता। बाद में 1973 के मॉन्यूमेंटल के केशवानंदा भारती केस में कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन पेश किया। ये फैसला सुनाया कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकता है, लेकिन ये इसके बेसिक फीचर्स को नहीं बदल सकता, जैसे डेमोक्रेसी, फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म और कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी खुद। ये एक मास्टर स्ट्रोक था जिसने पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी को कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्टिटी के साथ बैलेंस किया, ये इंश्योर करते हुए कि इसके कोर को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। एक और क्रिटिकल केस 1980 का मिनर्वा मिल्स केस था, जहां सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रिंसिपल को और मजबूत किया। कोर्ट ने 42nd अमेंडमेंट एक्ट के कुछ हिस्सों को स्ट्रक डाउन कर दिया था, जिसने पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने की अनलिमिटेड पावर दी थी और इन अमेंडमेंट्स को जुडिशियल रिव्यू से बाहर रखा था। कोर्ट ने घोषित किया कि जुडिशियल रिव्यू की पावर खुद कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का एक हिस्सा है और इसे छीना नहीं जा सकता। ये हिस्टोरिक डिसीजंस दिखाते हैं कि आर्टिकल 13 ने जुडिशियल रिव्यू के जरिए सुप्रीम कोर्ट को हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज का अल्टीमेट इंटरप्रेटर और प्रोटेक्टर कैसे बनाया है।
ये इंश्योर करते हुए कि डॉक्यूमेंट आने वाली पीढ़ियों के लिए आजादी का एक लिविंग ब्रीदिंग चार्टर बना रहे। आखिर में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में आर्टिकल 13 का महत्व बहुत गहरा और इरिप्लेसेबल है। ये पार्ट 3 की आत्मा की तरह काम करता है, फंडामेंटल राइट्स को जान देता है और उन्हें आदर्शों की सूची से लागू करने योग्य लीगल गारंटीज में बदल देता है। आर्टिकल 13 के बिना ये राइट्स खोखले वादे होते, रूलिंग गवर्नमेंट की सद्भावना पर निर्भर होते, न कि देश के सुप्रीम लॉ द्वारा सुरक्षित होते। ये प्रावधान ये सुनिश्चित करता है कि स्टेट और सिटीजन के बीच का रिश्ता कानून द्वारा शासित हो, न कि मनमानी शक्ति द्वारा। ये एक स्पष्ट हायरार्की स्थापित करता है जहां कॉन्स्टिट्यूशन सर्वोच्च है और लोगों के राइट्स को दिन के लेजिस्लेटिव विम्स से ऊपर रखा गया है। आर्टिकल 13 का अस्तित्व एक ट्रूली डेमोक्रेटिक सोसाइटी की नींव है। डेमोक्रेसी सिर्फ चुनाव कराने के बारे में नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की संस्कृति बनाने के बारे में है, जहां गवर्नमेंट अकाउंटेबल, लिमिटेड और कानून के तहत काम करती है। सिटीजन्स को ऐसे कानूनों को चैलेंज करने की अनुमति देकर जो उनकी फ्रीडम्स का उल्लंघन करते हैं। आर्टिकल 13 लोगों को सशक्त करता है और लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर पर चेक के रूप में जुडिशरी की भूमिका को मजबूत करता है। कोर्ट्स, लेजिस्लेचर और लोगों के बीच ये लगातार डायलॉग जो आर्टिकल 13 द्वारा फैसिलिटेटेड होता है, वही है जो डेमोक्रेसी को वाइब्रेंट, रिस्पॉन्सिव और जस्ट रखता है। ये वो लीगल मैकेनिज्म है जो सुनिश्चित करता है कि स्टेट लोगों का सर्वेंट बना रहे, न कि उसका मास्टर। आर्टिकल 13 के बिना एक दुनिया की कल्पना कीजिए। ऐसे सिनारियो में पार्लियामेंट एक सिंपल मेजॉरिटी के साथ प्रेस की फ्रीडम को प्रतिबंधित करने वाला कानून पास कर सकता है, या धर्म के आधार पर भेदभाव की अनुमति दे सकता है, या बिना उचित कारण के प्राइवेट प्रॉपर्टी छीन सकता है। सिटीजन्स के पास कोई लीगल रिकॉर्ड्स नहीं होगा, सुरक्षा के लिए कोई कोर्ट नहीं होगा। उनके सबसे बेसिक राइट्स पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी की दया पर होंगे। ये इंडिविजुअल लिबर्टी और डिग्निटी की नींव को ही खत्म कर देगा, जिसकी हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने इंडिया के लिए कल्पना की थी। आर्टिकल 13 इस डिस्टोपियन पॉसिबिलिटी को रोकता है, ये सुनिश्चित करके कि हर कानून को वैलिड माने जाने से पहले फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स के टेस्ट को पास करना होगा। इसलिए आर्टिकल 13 सिर्फ एक टेक्निकल लीगल प्रोविजन नहीं है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल ड्रीम का अल्टीमेट प्रोटेक्टर है। ये आश्वासन है कि इंडिया में लिबर्टी, इक्वालिटी और जस्टिस की लॉ हमेशा जलती रहेगी। ये इस विचार को मजबूत करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है जो किसी भी और सभी चुनौतियों के खिलाफ अपने कोर वैल्यूज की रक्षा करने में सक्षम है। फंडामेंटल राइट्स को जस्टिफाइबल और सुप्रीम बनाकर आर्टिकल 13 हमारी फ्रीडम के द्वारों पर एक अटूट सेंटिनल की तरह खड़ा है। ये सुनिश्चित करता है कि इंडिया एक मजबूत डेमोक्रेसी बना रहे जो कानून के शासन द्वारा शासित हो, अपने सभी सिटीजन्स के वेलफेयर और डिग्निटी के लिए।